अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 98 मार्केट एनालिसिस रेशो 2, जिसमें हम मार्केट एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ रेशोज़ थी जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट की हैं और उसके फार्मूलाज एग्जांपल्स भी देखेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट मार्केट रेशोज़। फर्स्ट वन इज़ अर्निंग पर शेयर EPS, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक शेयर के अगेंस्ट जो है कंपनी कितनी अर्निंग करती है जो उसने इशू किया है। उसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला के लिए मुझे चाहिए PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, NOS भी कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल बता दिया था और बताया था किस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। एग्जाम्पल अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स या नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर इशूड बाय कंपनी एंड विच आर आउट देयर इन द मार्केट, यानी पब्लिक के पास कंपनी इशू करती है और पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं, मार्केट में जो शेयर्स हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। ए टर्म इज़ यूज्ड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज़ दैट ट्रेजरी स्टॉक। अगेंस्ट है ये। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? विच इज़ व्हेन अ कंपनी हैज़ इशूड इट्स शेयर्स देन दैट कंपनी कैन नॉट कैंसल दोज शेयर्स बाय परचेजिंग दैम फ्रॉम द मार्केट। यानी आपने किसी कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं यानी जनरल पब्लिक के पास हैं, तो वो उसे रिडीम नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, या फिर दोबारा परचेज़ कर सकती है। परचेज़ करने के पास अपने पास ही रखेगी, जस्ट वो हमेशा के लिए रहेंगे, उसको रिडीम नहीं कर सकती यानी कैंसिल नहीं कर सकते। वो शेयर्स जो रिडीमेबल नहीं होते या कैंसिलेबल नहीं होते उन्हें हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं या शेयर कहते हैं। इट मीन्स दैट दीज आर नॉट रिडीमेबल और दीज आर नॉट कैंसिलेबल, दे रिमेंड इशूड फॉर एवर, यानी इशू रहते हैं। होता है ना कि आप लेकर स्टॉक या शेयर लेकर अपने पैसे वापस ले लेते हो या देकर, वो ऐसा नहीं कर सकते। बस लिए हैं सो लिए हैं, वो आपके पास रहेंगे हमेशा के लिए। बट द कंपनी कैन कीप देयर शेयर्स बाय परचेजिंग दैम फ्रॉम द मार्केट, दैट वी कॉल ट्रेजरी स्टॉक। यानी अगर परचेज चले, उसने इशू कर दिए, जनरल पब्लिक के पास हैं ये शेयर्स, लेकिन अगर वो चाहे तो वो दोबारा परचेज कर सकती है मार्केट से, कैंसिल करने के लिए नहीं, जस्ट वो फिर अपने पास ही रखेगी हमेशा के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेजरी स्टॉक। तो ट्रेजरी स्टॉक जो हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैसे निकालते हैं? सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर दोज शेयर दैट वी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग ट्रेजरी स्टॉक्स फ्रॉम द इशूड शेयर्स, यानी जो इशूड शेयर्स हैं उसमें से आप ट्रेजरी स्टॉक्स जो नॉट रिडीमेबल होते हैं या कैंसिल नहीं किए जा सकते या कंपनी दोबारा परचेज करती है, उसे माइनस करते हो तो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स आते हैं। यहाँ पर ये इसलिए बताया है कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकालने पड़े तो आप किस तरह से, यानी इशूड शेयर में से आप ट्रेजरी स्टॉक्स की जो वैल्यू होगी उसे माइनस करोगे तो आपके पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे, मीनिंग दोज शेयर्स विच आर अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम इन मार्केट। फॉर्मूला क्या है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। पोज करो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 100,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स गिवन है 200,000 शेयर्स। EPS यानी अर्निंग पर शेयर मुझे पता है, PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है। डिवाइड करो तो आंसर आएगा 0.5 पर शेयर, यानी कंपनी जो है वो 0.5 रुपीज़ या फिर 50 पैसा अर्न कर रही है अगेंस्ट ईच शेयर, यानी जो जो शेयर उसने इशू किए हैं, सपोज करो 10 शेयर्स इशू किए हैं तो उसमें से हर एक की वैल्यू पर, हर एक की प्राइस पर वो 0.5 रुपीज़ अर्न कर रही है। More will be this ratio, more will be the favorable for all shareholders which are linked with this business in any way, so a higher ratio is more suitable and favorable.
यानी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा, इसका मतलब ये होगा कि वो एक शेयर पर ज़्यादा अर्निंग कर रही है। तो ये ज़्यादा अर्निंग होगी यानी मतलब एक शेयर पे ज़्यादा अर्निंग होगी तो आपका क्या होगा, ज़्यादा शेयर्स हैं तो उस पर तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये फेवरेबल समझी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस जिसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अर्निंग पर शेयर है, यानी एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है जो उसने इशू किया है कंपनी। तो डिविडेंड की बात सेम, वहाँ पर अर्निंग की बात हो रही थी, प्रॉफिट की बात हो रही थी, यहाँ डिविडेंड की है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। यहाँ पर कह सकती हूँ डिविडेंड पर शेयर ये होगा कि एक कंपनी कोई भी शेयर, यानी एक शेयर जो है वो इशू करती है, उस पर कितना डिविडेंड पे करती है, यानी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए जब डिविडेंड पर शेयर की बात आती है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। डिविडेंड डिक्लेयर्ड क्या होगा, वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड इट इज़ रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग accrued dividend, meaning that this dividend has been payable and in future कंपनी विल पे इट इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी वो डिक्लेयर किया गया है, यानी बताया गया है कि इतना डिविडेंड पे करेगी, लेकिन अभी पे नहीं किया गया, वो फ्यूचर में पे कर देगी। ठीक है, सो इफ डिविडेंड हैज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और नॉट, देन वी कैन कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर। यानी पे किया गया हो या ना किया गया हो तो भी मैं, यानी पेड की, अगर मेरे पास डिविडेंड पेड की वैल्यू नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, डिविडेंड पर शेयर की मेरे पास, सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर की वैल्यू है, उससे डिवाइड करूँगी मैं। ठीक है, तो देयर फोर द रेलिवेंट अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड पर शेयर इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड नॉट द डिविडेंड पेड। यानी मुझे जो चाहिए वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड चाहिए, वो जब भी डिविडेंड पेड को यानी कभी भी पे कर दे इन फ्यूचर, लेकिन डिक्लेयर जो हुआ है, जो अमाउंट डिक्लेयर की गई है फ्यूचर में या फिर जो पे करनी है डिविडेंड की, वो यूज़ होगी। तो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर यूज़ होगा, ना कि डिविडेंड पेड होगा। तो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर्ड की वैल्यू है 500,000 रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 200,000 रुपीज़, सॉरी शेयर्स। डीपीएस यानी आपने डिविडेंड डिक्लेयर्ड को डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से। जब डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 2.5 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शेयर पर कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है 2.5 रुपीज़। ये 2.5 रुपीज़ पर शेयर मीन्स दैट कंपनी हैज़ पेड 2.5 रुपीज़ एज डिविडेंड टू वन शेयर होल्डर अगेंस्ट ईच शेयर। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज़ दैन लेटर ऑन यूज इन सम अदर रेशोज़। यानी जैसे अर्निंग पर शेयर रेशो है या डिविडेंड पर शेयर रेशो है, ये आप फर्दर अपनी कैलकुलेशंस में इनको यूज़ करोगे। नेक्स्ट रेशो इज़ डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसे DPO भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है DPS या डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी डिविडेंड पर शेयर की मैं बता गई कितना अगेंस्ट वन शेयर कितना डिविडेंड पे करेगी शेयर होल्डर्स को कंपनी, और अर्निंग पर शेयर है यानी अगेंस्ट वन शेयर जो उसने इशू किया है उसके अगेंस्ट कितनी अर्निंग करेगी। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आता है डिविडेंड पे आउट रेशो। We can calculate this ratio with total amount of profit and total amount of dividend, क्योंकि अर्निंग की बात करूँ तो उसे प्रॉफिट भी कहते हैं और डिविडेंड की बात हो रही है। दोनों की अगर टोटल अमाउंट है, मैं दोनों को डिवाइड करके यानी डिविडेंड को अर्निंग यानी प्रॉफिट से डिवाइड करके भी ये जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो निकाल सकती हूँ। इफ़ देयर इज़ नो EPS एंड DPS, if we divide per share dividend with per share earning or divide total dividend declared with the total earning, then in both cases we will get the same percentage results। यानी वही बात हो गई, टोटल डिविडेंड को टोटल अर्निंग के साथ अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास सेम परसेंटेज आएगी, जो मैं अब इसको डिवाइड करने के बाद DPO की वैल्यू निकालूंगी। यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू 2.5 रुपीज़ है। ये ऊपर की कैलकुलेशंस जो की हुई हैं, जो मैंने ऊपर दिखाई हैं वही है, 2.5 रुपीज़ निकला था। EPS 5 रुपीज़ है मेरे पास। दोनों को डिवाइड करूँगी क्योंकि DPS डिवाइडेड बाई EPS इसका फॉर्मूला है, तो डिवाइड करूँगी 0.5 टाइम्स, या फिर अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहती हूँ तो 0.5 मल्टीप्लाई 100 करूँगी तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 50%। एंड मोर विल बी दिस रेशो, मोर विल बी द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स। यानी ये DPO है ना, डिविडेंड पे आउट रेशो है, यानी कितना डिविडेंड पे हो रहा है अर्निंग्स में से। तो जितनी ज़्यादा डिविडेंड पे आउट रेशो ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उनका रिटर्न यानी जो है प्रॉफिट निकलेगा शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट रेशो इज़ रिटर्न
रिटेंशन और प्लॉ बैक रेशो, RR भी कहते हैं प्लॉ बैक। रिटेंशन का टॉपिक हमने इन डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था और यहाँ पर भी बताया गया है रिटेंशन एंड डिविडेंड पे आउट रेशोज आर opposite to each other, meaning that the profit which a company earns, some of which has been given in the form of dividend and rest will be retained. If the dividend payout ratio increases, the retention also decreases, and if retention ratio has to increase, then dividend payout has to decrease. हाँ जी, हमने कहा प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था रिटेंशन किसे कहते हैं कि कंपनी है प्रॉफिट अर्निंग करती है, अर्निंग में से कुछ प्रॉफिट है जो एज डिविडेंड यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और कुछ रिटेन कर लेते हैं यानी अपने पास रख लेती है जिसे री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में और फर्दर अर्निंग करती है। तो जो प्रॉफिट वो रिटेन कर लेती है उसे हम कहते हैं कि रिटेंशन, ठीक है, और जो वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी उसे हम कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। तो ऑपोजिट का कहा था यानी रिटेंशन रेशो अगर बढ़ती है यानी वो अपने पास ज़्यादा रिटेन करती है कंपनी प्रॉफिट, तो क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशो कम हो जाएगी कि डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन अगर ये रिटेंशन कम होती है यानी अपने पास रिटेन कम प्रॉफिट करती है कंपनी, तो डिविडेंड पे आउट रेशो है यानी डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करेगी। तो इस तरह से इनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए जो फॉर्मूला है प्लॉबैक, इसलिए भी कहा जाता है इसे, यहाँ पर फार्मर की बात यानी फार्मर की बात करें, वो बीज जब होते हैं उसके पास तो वो क्या करता है कि कुछ बीज अपने दोबारा से इन लगा देता है और दोबारा बोता है, उससे फसलें वगैरह उगाता है, और कुछ बीज का क्या करता है वो सेल वगैरह कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या डिफरेंट वेज में यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है रिटेंशन फार्मूला, रिटेंशन और प्लॉ बैक रेशो, RR का जो फॉर्मूला है रिटेंशन डिवाइडेड बाय EPS यानी अर्निंग पर शेयर, यानी अपनी अर्निंग में कितने शेयर पर यानी एक शेयर पर कितनी अर्निंग कर रही है कंपनी, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और रिटेंशन का मैंने बताया कि जो प्रॉफिट अर्न करती है, अर्निंग करती है कंपनी, उसमें से कुछ रख लेती है और कुछ दे देती है। जो रख लेती है, रिटेन करती है प्रॉफिट, उसे मैं कहती हूँ रिटेंशन। तो इसलिए फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर यानी उसका जो अर्निंग हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें से जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो निकाल दूँ तो मेरे पास रिटेंशन पर शेयर यानी जो मेरी रिटेन्ड अमाउंट है या मेरा जो बचा हुआ प्रॉफिट है जो मैं री इन्वेस्ट करूँगी वो निकल आता है। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल हेयर। DPS यहाँ पर 2.0 यानी 2 रुपीज़ यानी डिविडेंड पर शेयर गिवन है, EPS यानी अर्निंग पर शेयर गिवन है। रिटेंशन कैसे निकालोगे यानी EPS यानी मेरे पास जो अर्निंग मेरी है, प्रॉफिट जो मेरा है, उसमें से जो डिविडेंड मेरा है पर शेयर यानी एक शेयर का जो डिविडेंड मैं पे कर रही हूँ उसको निकाल दूँ तो मेरे पास 3 रुपीज़ आ जाते हैं रिटेंशन के। और RR का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रिटेंशन डिवाइडेड बाय EPS, तो रिटेंशन मेरे पास आई है 3 और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो आया है EPS की वैल्यू है 5 है, आंसर विल बी इक्वल टू 0.6। अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहती हूँ तो इसे मल्टीप्लाई 100 करूँगी तो आंसर विल बी इक्वल टू 60%। याद रखिएगा आपके MCQs में भी ये रिटेंशन वाले क्वेश्चंस थे कि रिटेंशन फाइंड करें या रिटेंशन रेशो फाइंड करें। तो ये जो फॉर्मूलाज बता रही हूँ ना, इसको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स में खुद भी यूज़ करके देखें क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं उनमें MCQs में यही क्वेश्चंस ही आए हुए होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। Here 0.6 to 60% means that company has retained 60% of the profit to reinvest it in its business यानी रिटेंशन रेशो है। ऑब्वियसली मैंने कहा रिटेंशन उसे कहते हैं कि वो जो प्रॉफिट रिटेन कर लेती है कंपनी। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इतना प्रॉफिट उसने अपने पास रिटेन कर लिया ताकि वो इसे रीइन्वेस्ट करके फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सके। द कंपनीज और बिजनेसेस इंक्रीज देयर रिटेंशन रेशो व्हेन दे सी दैट देयर बिजनेसेस हैव द पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। वो अपने पास ये प्रॉफिट यानी रिटेंशन क्यों बचाती हैं, इसलिए वो रिटेंशन इंक्रीज़ करती हैं यानी अपनी अर्निंग या प्रॉफिट इंक्रीज़ करती हैं कि उनको पता होता है कि हमारा बिज़नेस जो है हम इस अर्निंग को यूज़ करके री इन्वेस्ट करके अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड व्हेन दे सी दैट द प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड दे कैन नॉट अर्न फर्दर प्रॉफिट फ्रॉम इट,
विच दैट कंपनी कैन अर्न बाय इटसेल्फ। तो वो जब वो देखते हैं ना कि मतलब वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड। सो वेन एवर अ कंपनीज मैनेजमेंट बिलीव दैट री इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन देयर ओन बिजनेस विल अर्न more profit in the future for the shareholders, so they would go for higher level of retention। जब कंपनी की मैनेजमेंट ये देखती है कि वो एक्सपेंड करने की अपॉर्चुनिटीज़ रखती है, कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वो जो प्रॉफिट रिटेन कर रहे हैं, यानी जिसे हमने कहा है रिटेंशन रखते हैं या फिर हायर लेवल की रिटेंशन लेते हैं, यानी अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास रिटेन ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। ऐसा करने से अगर वो री इन्वेस्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो कंपनीज़ की जो मैनेजमेंट है वो कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास रखे और उसे री इन्वेस्ट करके फर्दर प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन अगर नहीं कर सकती तो उसे एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वी यूज़ अ टर्म फॉर इट एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी ये जो टर्म है, मैंने कहा कि रिटेंशन हायर लेवल की रिटेंशन के लिए जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेदर देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस, दैट बिजनेस वुड लाइक टू रिटेन द प्रॉफिट एंड अर्न अ लॉट ऑफ मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यानी ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। सो दिस रिटेंशन रेशो इज़ हायर दैन इट इज़ सुटेबल, एंड इफ़ इट इज़ लोअर दैन द डिविडेंड पे आउट रेशो विल बी हायर। मैंने अभी बताया क्या इनका डिफरेंस या रिलेशनशिप है, एंड इन सम केसेस दैट विल बी सुटेबल। इट ऑल डिपेंड्स दैट फ्रॉम हुज एंगल यू आर लुकिंग एट इट, किसके एंगल से, शेयर होल्डर्स के या अपने जो बैंकर लैंडर्स वगैरह हैं उनके देख रहे हो, या फिर देख रहे हैं कंपनी देखती है कि कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कि फर्दर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर नहीं कर सकते, एक्सपेंड करने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, या कंपनी जो है कैपेबिलिटी नहीं रखती, तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे या रिटेंशन को हाई नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इसे देखा जा रहा है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।